तो सभी लोग शुरू हो जाइए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा और आपको आंसर करते जाना है और मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। मतलब जो भी होगा साथ में करते जाएँगे। तो चलिए शुरू हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है प्रिएम्बल जो है किसमें बोला कि ये पार्ट है, संविधान का हिस्सा है? तो केशवानंद भारती के। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड स्पीड में आंसर दीजिए सभी लोग। अपने कॉपी पे सभी लोग नोट भी करते जाइए ताकि अंत में हमें पता चले कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। तो आप एक पेज लीजिए, वहाँ पे नंबरिंग करते जाइए। तो इसका सभी लोग डी कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन ये है कि अगर नया राज्य बनाना है तो वो पावर किसके पास होता है? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर दीजिए कि अगर भारत की नागरिकता पाना है तो भारत में कितने साल आपको रहना होगा? 5 साल, 3 साल, 7 साल या 9 साल? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, आपको बताना है कि पार्ट 2 में क्या सिटीजनशिप है, मतलब कि नागरिकता है क्या पार्ट 2 में। फिर बताना है कि आर्टिकल, नागरिकता का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। चलिए सभी लोग नोट भी करते चलिए, एक पेज पे नोट करते चलिए ताकि पता चले आपने कितना सही किया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए सभी लोग। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके बारे में कौन सा सही है? तो क्या इसका प्रिंसिपल सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है? और क्या ये कोर्ट में इन्फोर्सिएबल है, मतलब कि क्या इसको लेके आप कोर्ट जा सकते हो? 5वें का सी आपने दिया है। चलिए तो सभी लोग 6 क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए कि राइट टू फ्रीडम जो है ना हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू फ्रीडम माने कि स्वतंत्रता का अधिकार, इसका आर्टिकल बताइए आप लोग, कहाँ से कहाँ तक इसका आर्टिकल है? स्पीड में बताइए। सब मैंने कराया, बहुत अच्छे से कराया है। ओके खेमेंद्र जी, चलिए आप भी। 8वां क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए आप लोग। जो आर्टिकल नंबर 15 है हमारे देश के संविधान में, ये डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है ना? बताइए। राइट टू फ्री कौन सा डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है? आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 आपको बताना है। टोटल 6 फंडामेंटल राइट है ना? तो किस में से एक, उसमें से किस फंडामेंटल राइट में आता है ये? आर्टिकल नंबर 15 किस फंडामेंटल राइट के अंदर आता है ना? तो वो आपको बताना, इन चारों में से कोई एक होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए आप लोग। जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान में, वो किस केस से आया है? हमारे संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला डॉक्ट्रिन है वो किस केस से इंट्रोड्यूस हुआ है? 9 8 का डी सभी लोग दे रहे हैं। ओके चलिए 9 का आंसर दीजिए। और जो 9 कर चुके हैं वो 10 का आंसर दीजिए कि राइट टू प्रॉपर्टी है, उसे किस अमेंडमेंट से हटाया गया है? बताइए किस अमेंडमेंट से हटाया गया है? 40, 42, 44, 46। ओके चलिए तो फाइनली हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और 10 का मैं तुरंत आपको आंसर बताऊंगा और आपको अपने कॉपी में सही है तो सही, गलत है तो गलत आपको टिक करते जाना है। सभी लोग ईमानदारी से करेंगे, है ना? चलिए कोई नहीं, मुझे उम्मीद है।
इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेड दैट प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ, तो प्रियम्बल किसमें बोला था, तो केशवानंद भारती, जिसने भी सी लगाया उसका सही है। दूसरे का आंसर हो जाएगा जस्टिस जो है ना प्रियम्बल में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल तीनों है, ऑल ऑफ द अबव, तीनों जस्टिस की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है कि अगर नया राज्य बनाना है तो कौन बनाएगा, तो सिंपल सी बात है पार्लियामेंट ही तो बनाएगा। नया राज्य बनाना है तो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट के पास कानून होता है बनाने का। ओके, फिर आते हैं, इसके बाद देखेंगे सिटीजनशिप वाले में जिसने 7 ईयर किया है उसका सही हो गया है। फिर 5वें का आंसर ये वाला जो होगा पार्ट 2 तो आपका सही है, लेकिन नागरिकता का आर्टिकल होता है 5 से 11 होता है, 1 से 4 जो होता है यूनियन और उसके टेरिटरी की बात होती है, 5 से 11 आपका सिटीजनशिप है। फिर 12 से 35 क्या है, फंडामेंटल राइट है। 36 से 51 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। 52 से 151 क्या है, यूनियन गवर्नमेंट है। 152 से 237 क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है। तो इस तरीके से ये क्या है, पार्ट है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, जिसने 1 किया है ए उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है डीपीएसपी के बारे में, तो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी सही है और ये इनफोर्सिएबल नहीं है। इनफोर्सिएबल क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका फंडामेंटल राइट है, न फंडामेंटल ड्यूटी है, न डीपीएसपी है, न प्रियम्बल है। ये तीनों को लेके आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, मतलब आपको ये लीगल पावर नहीं देता, बस संविधान में रखा हुआ है, इसको देखो, इसके साथ फोटो खिंचा लो, न इसके पास पावर है, आपके साथ ये कुछ नहीं कर सकता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आपका हो जाएगा 19 से 22 तक। 19 से 22 आपको याद रखना है, राइट टू फ्रीडम। इसके बाद है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 आपका आता है राइट टू इक्वलिटी में आता है। राइट टू इक्वलिटी कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। राइट टू फ्रीडम कहाँ से कहाँ तक, तो 19 से लेकर 22 तक। आर्टिकल 23 और 24 क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक क्या है, बताइए आप लोग, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 29 और 30 क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। आर्टिकल 32 से लेके 35 तक क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। आर्टिकल 32 को क्या बोलते हैं, संविधान की आत्मा बोलते हैं, बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था। तो ये आपको याद रखना है। फिर इसका 9 का डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये केशवानंद भारती केस आपको रट लो, 1973, जितनी बार रटना हो रट लो। 1973 में हमारे देश की पीएम थी इंदिरा गांधी जी, हमारे देश के पीएम थी। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, इसी समय चुनाव हुआ था गरीबी हटाओ का नारा दिया था। देश में आपातकाल कब लगाया था इंदिरा गांधी जी ने, जल्दी बताइए आप लोग, आपातकाल कब लगाया था। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 44 से राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया और आर्टिकल 301 के तहत इसे लीगल राइट बना दिया गया। ओके, तो ये आपको समझ आ गया। और आर्टिकल 31 को डिलीट किया गया था, तभी मैंने अभी आर्टिकल 31 का नाम नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 12 आपके स्क्रीन पे है, इसका आंसर दीजिए सभी लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 12 का आंसर दीजिए। अगर संविधान में संशोधन करना है तो उसकी शुरुआत आप कहाँ से करोगे, लोकसभा से, राज्यसभा से, या विधान सभा जो राज्यों में होता है, या किसी भी हाउस से शुरू कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने देखा है, इसके लिए आर्टिकल नंबर 19 1 सी है, ये किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। ओके, 12 का बी बता रहे हैं शर्मा जी, डॉक्टर शर्मा जी बता रहे हैं 12 का बी। ओके, चलिए अभी हम आखिरी में आपको आंसर भी बताएंगे। फिर आइए 13 क्वेश्चन है कि नेशनल कैपिटल रीजन जो दिल्ली है ना, दिल्ली को एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था, किस अमेंडमेंट से, 1992 की बात है ये। एक्चुअली अपने देश में दिक्कत ये था ना
1950, 1951 और 52 में पहला चुनाव हुआ था और 1951 से लेकर 1990 तक जो केंद्र में सरकार होती थी वही सरकार आपकी राज्य में भी होती थी। तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। फिर दिक्कत तब हुआ जब केंद्र में सरकार बदली और राज्य की सरकार अलग थी, केंद्र की सरकार अलग थी। तो ये वाला आपका हो जाएगा। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दो आप लोग कि आपको ये बताना है कि फ्लोर क्रॉसिंग बाय मेंबर इलेक्टेड ऑन वन का पार्ट है। ओके। जो मेंबर जो होते हैं ना, मेंबरशिप जो खत्म की जाती है, जो लोग पार्टियां बदल लेते हैं एमपी एमएलए, वो किस अमेंडमेंट से आया था कि उसको रोका गया? एंटी डिफेक्शन लॉ है ना। चलिए 14 हो गया। 15 और 16 का आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट को, मतलब कि संविधान में एक संशोधन हुआ था, तो किसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? ओके। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? जीएसटी के बारे में। और जीएसटी को तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, गुड एंड सर्विस टैक्स। तो इसके बारे में बताओ आप लोग कि क्या इस संविधान में ऐड हुआ था 101 अमेंडमेंट एक्ट से, या 103 अमेंडमेंट एक्ट से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ऐड हुआ था? बताइए आप लोग। मैंने आपको 99 से लेकर 106 तक सारी बताई है अमेंडमेंट, और ये सारे इंपॉर्टेंट। ओके। मैं इंश्योर कर दो कि आप अपने पास एक पेज में नोट कर रहे होंगे ऑप्शन, और वहां से हमें आइडिया लगेगा कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए, आपके स्क्रीन पे है। आपको ये बताना है कि जो ज्वाइंट सिटिंग होता है 108 आर्टिकल के तहत, ज्वाइंट सिटिंग आप लोग जानते ही हैं, जब डेडलॉक की सिचुएशन आ जाती है लोकसभा राज्यसभा के बीच में, तो उसे समन कौन करता है? ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता कौन है? ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का भी आंसर दे दो आप लोग। जो प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है जब वो खाली हो जाता है तो वो कितने महीनों में भरा जाता है? ओके। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है कि जो पोजीशन है प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का वो खाली हो जाता है, देन हु ऑफिशिएट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बताइए। प्रेसिडेंट भी मर गए, वाइस प्रेसिडेंट भी मर गए, तो अब कौन बनेगा प्रेसिडेंट? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे है। 17 19 का बी। ओके चलिए देखते हैं। 20 आपके आंसर पे स्क्रीन आपको ये बताना है कि अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है और उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया, मतलब कि डिस्प्यूट हो गया, तो उस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा? अटॉर्नी जनरल, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, नन ऑफ दीज? चलिए अब आते हैं, एक बार हम सारे आंसर को देखने वाले हैं बहुत ही स्पीड में। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। आप अपने नोटबुक में टिक मार्क करते जाइए, जो सही होगा उसको सही, जो गलत होगा उसे गलत। तो सही, सिंपल सी बात है, अगर संविधान में संशोधन करना होता है तो लोकसभा और राज्यसभा के पास बराबर पावर होता है। इसका मतलब ये है कि आप कहीं से भी इनिशिएट कर सकते हो। पहला पॉइंट। 10 का आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। ओके। दूसरी चीज आपको मैं बता दूं कि अगर संविधान में संशोधन करना है ना, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं होता है। दूर दूर तक इसका कोई रोल नहीं है। जो राज्यों में विधानसभा होता है इसका कोई रोल नहीं होता है। अब देखिए, दो केस होता है जिसमें जो लोकसभा होता है उसके पास ज्यादा पावर होता है। बताइए आप लोग, कौन ऐसा केस है जिसमें लोकसभा के पास राज्यसभा के कंपेयर में बहुत ज्यादा पावर होता है? जल्दी बताइए। वित्त विधेयक यानी कि मनी बिल, और हाँ मेन रूप से वित्त विधेयक आपको याद रखना है। और राज्यसभा को पास करना होता है कितने दिनों में, वो आपको पता होना चाहिए। अब
कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको पता है क्या होता है? जैसे अमूल देखते हैं ना, जो आप दूध, वर्गीस कुरियन, इन्हें फादर कहा जाता है, किससे? फ्लड रिवॉल्यूशन। दूध को क्या कहते हैं? फ्लड रिवॉल्यूशन कहते हैं क्या? व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं, सॉरी। तो ये है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के तरीके से काम करता है। तो ये 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 में ऐड किया गया था, है ना? कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो इसके लिए आर्टिकल 343 बी में भी ऐड हुआ, यानी कि डीपीएसपी। एक नया भाग ऐड हुआ था, भाग 9 बी, और आर्टिकल 19 का 1 का सी ये ऐड हुआ है। ओके, चलिए। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है जो नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली है, इसे स्पेशल स्टेटस मिला था आपका 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। ओके, पहली चीज, दिल्ली के पास 3 पावर नहीं होता है। पीपीएल, पीपीएल तो आप लोग जानते होंगे। पुलिस दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, लैंड दिल्ली गवर्नमेंट, लैंड का मैटर नहीं है, और पब्लिक अफेयर दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। इसलिए केजरीवाल जी अनशन किए थे बहुत लंबे समय तक। क्या कह रहे थे? दिल्ली को ऑटोनॉमस बनाओ, पर ऐसा नहीं हो सकता है ना? तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो दिल्ली के बारे में तो आप समझ ही चुके हैं, नेशनल कैपिटल रीजन है, ये एक यूनियन टेरिटरी है। ओके, आप देखेंगे कि जो एमपी एमएलए होते हैं ना, एमपी एमएलए, अगर ये मिसकंडक्ट करते हैं, मतलब कि एक पार्टी से इलेक्शन जीतते और दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लिए, या पैसों के दम पे, या सरकार बदलने के लिए, तो इसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ जो होता है 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इससे 1985 में आया था। इससे क्या होता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ओके, दल बदल कानून कहते हैं। दल, अपना दल मतलब होता है पार्टी, और बदल मतलब कि चेंज कर लिया, पार्टी चेंज कर लिया, तो ये दल बदल कानून कहते हैं इसे। आया राम गया राम, है ना? उसी से ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको नोटिस किया था। फिर देखो आप, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तो आप जानते हैं 42, बहुत सारे चेंजेस किया गया था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, ये देखो एंटी डिफेक्शन लॉ वाला मैंने यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें होता है, तो ये सारी चीजें। अब आते हैं हम जीएसटी के बारे में, तो आप लोग जानते ही होंगे, आर्टिकल 279, तो ये आपका सही है। 101 2017 में आया था, है ना? जीएसटी के बारे में आप लोग को मैं बता दूं, हल्का सा मैं इकोनॉमी की क्लास में बताऊंगा। जो हमसे टैक्स लिया जाता है ना, हम लोग जो पैसे देते हैं, दो तरीके से टैक्स देते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट टैक्स। समझ आया आपको? आपको पता भी होगा, मुझे उम्मीद है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, पहले अलग अलग ढेर सारे टैक्स थे, तो ढेर सारे टैक्स थे, तो उन सारे टैक्सों को मिला के एक यूनाइट कर दिया गया है, सारे टैक्सों को एक में अमलगमेट कर दिया गया। इसे क्या कहते हैं? जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। तो समझ आया आपको? तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। मैं एक और पूछूं आपसे, इनकम टैक्स कैसा टैक्स है, बताइए आप लोग। इनकम टैक्स जो है, जैसे आयकर टैक्स कहते हैं ना, आयकर टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, बहुत सही। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? एक मीडिएटर होता है। हम डायरेक्ट सरकार को टैक्स नहीं देते, हम सामान खरीदते हैं, सामान के थ्रू सरकार तक जाता है। डायरेक्ट में क्या होता है? हम डायरेक्ट सरकार को देते हैं, है ना? तो ये आपका इनडायरेक्ट हो, और ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ये 102 से आया था, नेशनल कमीशन जो होता है ना, ओबीसी वाला, ये आपका। तो ये जिसने भी ए किया है उसका सही हो रहा है। ओके, मंडल कमीशन आप लोग के दिमाग में आ गया होगा, क्रीमी लेयर आ गया होगा, है ना? तो ये सारी चीजें। चलिए, समन कौन करता है? तो सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट समन करता है। आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना? अच्छा, जीएसटी जो होता है, जीएसटी काउंसिल होता है, इसका चेयरमैन कौन होता है, बताइए आप लोग। होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, या प्राइम मिनिस्टर? जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन बताइए, जो फाइनेंस कमीशन होता है, ये कैसी बॉडी है? संवैधानिक बॉडी है या असंवैधानिक बॉडी है? फाइनेंस कमीशन कैसी बॉडी है?
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? आर्टिकल नंबर 280 आपका दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया? संवैधानिक बॉडी हो गया। जिसके लिए भी संविधान में आर्टिकल है वो आपका संवैधानिक बॉडी है, और जिसके लिए आर्टिकल नहीं है वो असंवैधानिक बॉडी। से इलेक्शन कमीशन क्या है बताइए? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसी बॉडी है? संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके। कैग, कैग कैसा बॉडी है बताइए? कैग जानते हैं ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा। एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, कैसा बॉडी है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो जाएगा? महान्यायवादी, ये जो हमारी सरकार होती है ना उसका लीगल एडवाइजर होता है, आर्टिकल नंबर 76। ओके। अच्छा, एक चीज और बताइए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी कैसी बॉडी? एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सही बात है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके लिए कोई अपने देश में कुछ भी नहीं है। एनएचआरसी के लिए अपने देश में कोई भी आर्टिकल नहीं है, तो ये क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। समझ आया आपको? एक क्वेश्चन और पूछूंगा, लोकपाल। लोकपाल तो बहुत फेमस है, अन्ना हजारे जी के आंदोलन से आया था। ये क्या करता है? करप्शन पे काम करता है, देश में करप्शन को रोकता है। ये कैसी बॉडी है? लोकपाल कैसी बॉडी है? यहाँ पर चूक गए आप लोग। लोकपाल जो है ये एक्ट के थ्रू बना है। एक्ट के थ्रू बना मतलब कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक बॉडी है। इसके लिए अभी तक कोई आर्टिकल नहीं है हमारे संविधान में। तो ये कैसा है? लोकपाल आपका कैसा बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। कंफ्यूजन हो रहा आप लोग को? कोई नहीं, कोई नहीं। ओके ओके, मैं आज इसका वो भेज दूंगा ग्रुप। वैसे तो मैंने बताया है, मैं आज ग्रुप में अलग से भेज दूंगा ताकि एक बार आप लोग रिवाइज कर लो। कोई नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जो प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है तो इसको 6 महीने के अंदर भरना होता है। ओके, कोई नहीं। फिर क्या पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट जो होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, अगर खाली हो जाता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हिदायतुल्लाह नाम आप लोग हमेशा याद रखो, हिदायतुल्लाह। एक ही बार हुआ है ऐसा, है ना? चलिए, 20 क्या है? डिस्प्यूट जो होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को देखता है सुप्रीम कोर्ट, और एमपी एमएलए वाला देखता है हाई कोर्ट। अमेंडमेंट अभी आपको याद भी नहीं करना है, मैं आपको बार बार बताऊंगा तो आपको अपने आप याद होगा। अभी आप टेंशन मत लो, सारे अमेंडमेंट आपको याद भी नहीं करने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू हो जाइए आप लोग। आपको ये बताना है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो रेजिग्नेशन किसको देता है बताइए? 20 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इक्कीस का आंसर दीजिए सभी लोग। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? 22 का। 23 का आंसर दीजिए आप लोग। आपको बताना कौन इसमें से एक जो है वो करेक्ट है, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। आपको बताना कि वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर 6 साल का होता है। दूसरा बताना है कि इम्पीचमेंट जो होता है प्रेसिडेंट का, रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ही शुड बी क्वालिफाइड मेंबर ऑफ द राज्यसभा। बताइए क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 24 जिसका 23rd हो गया, 24 का आंसर दीजिए कि राष्ट्रपति भवन जो है उसे किसने डिजाइन किया है? राष्ट्रपति भवन किसने डिजाइन किया है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। जो वीटो पावर होता है इंडियन प्रेसिडेंट के पास, कौन कौन सा वीटो पावर होता है? इन चारों में से सिर्फ 3 ही होता है, एक नहीं होता है, बताइए आपको। एक ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, अब 3 में से आंसर दीजिए आप लोग। 26 आपका है। जो पीएम होता है जनरली बिलोंग्स टू, ओके 26 का आंसर हो गया आपको। 27 का आंसर दीजिए आप लोग कि हु इज द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, CSIR जानते हैं आप लोग, जो यूजीसी नेट कराता है साइंस वाले बच्चों का, उसके चेयरमैन कौन है? ट्वेंटी एट का आंसर दीजिए जो 27 का दे चुके हैं। इसमें यह बताना है कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए अगर किसी को देश का प्रधानमंत्री बनना हो। बताइए, अगर किसी को देश का प्रधानमंत्री बनना हो तो मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे है और इसमें आपको ये बताना है कि हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट ओथ टेक ओथ ऑफ द ऑफिस। कौन अपने ऑफिस के लिए ओथ नहीं लेता है? थर्टी आपके स्क्रीन पे है, इसका आंसर दीजिए आप लोग कि जो कोरम होता है ना लोकसभा का, वो इसका स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्या होता है? कोरम मैंने आपको बताया था कि मिनिमम मिनिमम इतने मेंबर होंगे तभी आपका सेशन चलेगा, नहीं तो सेशन बंद हो जाएगा। मिनिमम मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए? ओके चलिए आते हैं, अब आंसर हम देखने वाले हैं बहुत स्पीड में, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 मैंने क्या बोला था? क्वेश्चन यह था कि टू होम डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन। तो जो देश के राष्ट्रपति होते हैं अपना इस्तीफा किसे देंगे? तो सिंपल सी बात है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना इस्तीफा देते हैं। समझ आया आपको? अच्छा ये बताइए, जो हमारे देश के राष्ट्रपति जी हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? बताइए आप लोग। इस्तीफा तो देख लिया आपने, शपथ कौन दिलाता है? CJI, बहुत अच्छा। और CJI को शपथ कौन दिलाता है? मतलब CJI अपना इस्तीफा किसको देंगे? तो ये प्रेसिडेंट को देंगे। तो ये आपको याद रखना है। ये क्या है? आपका ट्रायंगल चल रहा है ना, ट्रायंगल। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को इस्तीफा देंगे पर वोट दे रहे हैं इनको। देख रहे हैं कितने धोखेबाज हैं। यहाँ पे वो वाला गाना भी सेट हो जा रहा है। कौन सा गाना? तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है ना? चलिए, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन हो गया? राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट, जो भी बनता है इसे एक्स ऑफिशियो कहते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, जो भी राज्यसभा, जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा अपने आप को राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। चलिए, फिर क्या है, ये वाला सेंटेंस में से कोई एक कर,
वाइस प्रेसिडेंट भी तो रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं, वाइस वर्सा। हाँ, बिल्कुल सही है। तो इसमें देखिए आप, जो वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है, ये 6 साल का। यहाँ पे हमको हल्का-सा डाउट हो रहा है, क्योंकि राज्यसभा का टेन्योर होता है 6 साल का, वाइस प्रेसिडेंट चलिए एक बार इसे हम ऐसे पेंडिंग में रखते हैं। A formal impeachment like president is required for the removal of vice president. Okay. He should be qualified for the election as a member of Rajya Sabha to hold office of president. ये एकदम सही है। एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको और बता दूं, जैसे अगर जब इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो वो क्वालिफाइड होता है राज्यसभा के मेंबर के लिए। और अगर प्रेसिडेंट का चुनाव होगा तो सेम यही होगा, बट यहाँ पे राज्यसभा की जगह लोकसभा हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो प्रेसिडेंट के केस में हो जाएगा लोकसभा। ही एक्ट मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करेगा एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द रेस्ट ऑफ अनएक्सपायर्ड टर्म इन केस ऑफ ऑफिस। ये भी सही लग रहा है, ये भी सही है, ये भी सही। तो ये वाला हमको गलत लग रहा है ना? तो ये 6 साल नहीं होगा, 5 साल होगा। ओके, एक बार इसको हम कंफर्म कर लेंगे, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है यही होगा। कोई नहीं। 24 देखिए, राष्ट्रपति भवन किसने बनाया था? तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, जिसने भी सी किया है उसका सही है ना? जिसने भी सी किया है उसका सही है। इसके साथ में एक चीज आपको और बताऊंगा, इसके साथ हम एक चीज और बताएंगे। अभी अपने देश में एक भवन बना है, कौन सा? पार्लियामेंट हाउस बना है, आप सभी को पता होगा। ये पीछे पुराना वाला आपको दिख रहा होगा, जो क्या है, सर्कल है, गोल है। इस पे 2001 में अटैक हुआ था, आपको याद है? पार्लियामेंट्री अटैक 2001। और ये जो बना है, तो आपके एग्जाम में जानते हैं कैसे क्वेश्चन आएगा? इसका शेप पूछेगा, तो शेप आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल। ये क्या है? ट्रायंगल शेप बना हुआ है। ओके। दूसरा पूछ लेगा, इस पार्लियामेंट के आर्किटेक्ट कौन है? तो बिमल पटेल जी इसके आर्किटेक्ट है। अफजल गुरु मेन गिल्टी। तो ये आपको याद रखना है, इसका आर्किटेक्ट याद रखना है। और देखिए, ये जो भाई साहब हैं एडविन लुटियंस, इन्होंने चंडीगढ़ जो आप देख रहे हैं ना, इतना प्यारा सिटी है, उस पूरे सिटी को इन्होंने ही डिजाइन किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ सिटी जो बना है उसको किसने डिजाइन किया था? तो ये एडविन लुटियंस, है ना? चलिए, अब हमारे देश के राष्ट्रपति के पास सिर्फ 3 वीटो पावर होता है। कौन-कौन सा? एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, पॉकेट। ये वाला हमारे प्रेसिडेंट के पास नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 1, 3, 4। जिसने भी सी किया है उसको सही है, उसका आंसर सही हो गया। चलिए, अगला देखते हैं। पॉकेट वीटो आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया था, अनिश्चित काल के लिए प्रेसिडेंट अपने जेब में रख लेता है और वो भूल जाता है। ओके। इसके लिए सिर्फ एक ही बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है, और किसके समय हुआ आप लोग जानते ही हैं। हमारे देश के उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और उस समय हमारे देश में जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? ज्ञानी। ज्ञानी कैसे लिखेंगे? ज्ञानी जैल सिंह। ओके। तो ये आपके थे, इन्होंने एक बिल का नाम था, बिल का नाम क्या था? और मीडिया के ऊपर था, मीडिया के ऊपर वो बिल था, पोस्ट ऑफिस करके था वो बिल का नाम। तो आप हल्का सा हिंट मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पॉकेट वीटो। चलिए, प्राइम मिनिस्टर जो होता है जनरली किससे होता है? तो वो होता तो किसी भी हाउस से हो सकता है, लेकिन जनरली होता है वो लोकसभा से, है ना? तो लोकसभा से होता है। सिर्फ 3 इंसान हैं जो राज्यसभा से पीएम बने हैं। आपको पता होगा, एक तो इंदिरा गांधी, बहुत फेमस है। दूसरा मनमोहन सिंह, बहुत फेमस है। तीसरा एचडी देवे गौड़ा। तो ये नाम आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन था काउंसिल सीएसआईआर। सीएसआईआर आप लोग जानते ही हैं। सीएसआईआर के चेयरमैन होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। कहाँ है ये?
तो प्राइम मिनिस्टर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। तो आप सभी को पता है मिनिमम एज क्या होगी, 25 साल। अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आप पीएम बनने के योग्य। ओके, यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई इंसान जो है वो पीएम बनता है राज्यसभा से तो उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। अगर आप राज्यसभा के थ्रू पीएम बनेंगे तो आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, 30। बहुत सही है। अगर आप राज्यसभा के मेंबर बनते हैं तो आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। अगर आप विधान परिषद आपको याद आ रहा है, राज्यों में डबल हाउस, सेकंड हाउस जो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका मिनिमम एज क्या है। अगर आपको इसका मेंबर बनना है तो आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, 30 साल। एकदम सही है। तो आपको याद रखना है लेजिस्लेटिव काउंसिल 30 साल, राज्यसभा 30, लोकसभा 25, विधानसभा 25, प्रेसिडेंट 35, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का कितना होगा, 35 होगा ना। एक बार इसको कंफर्म कर लेना आप लोग, 35 ही होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपके स्क्रीन पे है। इसका आंसर हो जाएगा आपका हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट ओथ ऑफिस। सिंपल सी बात है, स्पीकर होता है। ये जो स्पीकर होता है ना, ये एमपी का शपथ ले लेता है। इसके बारे में आप जानते हैं, जब भी कोई न्यू इलेक्शन होता है तो सारे एमपी चुन के जाते हैं और सारे एमपी मिलके चुनाव करते हैं किसका, सारे एमपीज मिलकर चुनाव करते हैं स्पीकर का। अब ये बार-बार शपथ तो थोड़ी लेगा, एक बार एमपी का शपथ ले लिया, खत्म कहानी, तो ये स्पीकर हो जाएगा आपका। ओके, क्वेश्चन अगर पूछ ले कि जो स्पीकर का इलेक्शन होता है उसे समन कौन करता है, मतलब कौन बुलाता है स्पीकर के इलेक्शन का, डेट कौन रखता है, तो वो हमारे देश के हैं प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर क्या, कोरम। कोरम मैंने आप लोग को बताया था ना, 1/10। जैसे अगर लोकसभा में 550 मेंबर हैं तो यहाँ 55 होने चाहिए, और राज्यसभा में अगर 250 है तो यहाँ पे होना चाहिए 25 मेंबर होंगे, तभी राज्यसभा में चलेगा और लोकसभा में चलेगा। नहीं नहीं नहीं, स्पीकर वोट नहीं दे सकता है। आप हमेशा याद रखिए, इनके पास जो होता है कास्टिंग वोट होता है। कास्टिंग वोट मतलब ये जब भी टाई होता है तब वोट देते हैं, डेडलॉक के सिचुएशन में वोट देते हैं, है ना। बट इन केस जब इनके ऊपर इम्पीचमेंट का केस चल रहा होता है तब ये नॉर्मल मेंबर की तरह वोट दे सकते हैं, तब ये टाई पे वोट नहीं देंगे। तो यहाँ तक हमने किया। 31 का आंसर दीजिए आप लोग, आपके स्क्रीन पे है 31 का आंसर दीजिए। यूनियन टेरिटरी जो होता है उसमें रिप्रेजेंटेशन कौन कौन होता है, मतलब कहाँ कहाँ के मेंबर इसमें होते हैं यूनियन टेरिटरी, लोकसभा, राज्यसभा, बोथ, नन ऑफ द अबव। थर्टी टू का आंसर दीजिए आप लोग। थर्टी टू का आंसर आपको बताना है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट होता है बेस्ड ऑन 31 का, 31, 32, और ये तो डबल हो गया, कोई नहीं, फिर 31 हो गया। आपको ये बताना है कि विच ऑफ द लैंग्वेज जो है, जो क्लासिकल लैंग्वेज है, इन तीनों में से कौन क्लासिकल लैंग्वेज है। फिर आपको बताना है, 32 का आंसर देना है कि 71st अमेंडमेंट एक्ट से 8वें शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई है।
क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। 33 का आंसर दीजिए आप लोग। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनको लीगल मैटर पे सलाह कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर पे सलाह कौन देता है? 34 का आंसर दीजिए। कौन जो है किसी भी हाउस का मीटिंग अटेंड कर सकता है, चाहे वो उसका मेंबर भी नहीं है, ना वो लोकसभा का मेंबर है, ना वो राज्यसभा का, पर वो मीटिंग में जाके बैठ सकता है। 35 का आंसर दीजिए। कौन इसमें से एक संवैधानिक बॉडी नहीं है? इन चारों में से कौन एक संवैधानिक बॉडी नहीं है? 36 का आंसर दीजिए। पार्ट ऑफ म्युनिसिपैलिटी जो है वो किस भाग से रिलेटेड है? थर्टी सेवन का आंसर दीजिए। कौन इसमें से ऑथोराइज्ड है जो मेक प्रोविजन जो बना सकता है कंपोजिशन ऑफ पंचायत पे, मतलब कि जो पंचायत के ऊपर कौन कानून वगैरह बना सकता है? 38 का फाइनेंस कमीशन इज ट्रू। फाइनेंस कमीशन के बारे में बताना कौन सा ट्रू है? थर्टी नाइन का आंसर दीजिए जो ये कर चुके हैं। कि आपको ये बताना है कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। अच्छा, 73rd और 74th जो अमेंडमेंट आया तो उस समय हमारे देश के पीएम कौन थे? अगर आप कहो तो मैं हल्का सा हिंट दे दूंगा इसमें। मैं ईयर बता दूं 1992। अब बता दो आप पीएम कौन थे? 1992 में पीएम कौन थे? अगला क्वेश्चन आपका है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। कौन से आर्टिकल से ग्राम पंचायत बनता है? हो गया। डिस्कस करें हम 31 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे है और इसको हम देखने वाले हैं कि आपको याद ये रखना है ना कौन सा लैंग्वेज जो है, क्या है लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज है। तो आपका क्या है, कन्नड़ है, तेलुगु है, गुजराती नहीं है। तो 2 3 ये वाला जिसने भी किया है उसका सही है। ओके। आपको पता है क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? जल्दी बताइए, संख्या बताइए अभी कितनी है? 5 प्लस 1 प्लस 5 टोटल 11। क्लासिकल लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है। क्लासिकल लैंग्वेज आप लोग जानते हैं सबसे पहले 5 ऐड हुए थे, फिर 1 ऐड हुआ था, फिर 5 ऐड हुए, तो टोटल अभी 11। ओके। सबसे ओल्ड की बात करें तो ओल्ड आपका तमिल है। और अभी 2024 में 5 लैंग्वेज ऐड हुए हैं। तो मैं कैसे याद किया हूँ इसको ट्रिक बताता हूँ। बुद्धिज्म, जैनिज्म, तो बुद्धिज्म का पाली, जैनिज्म का प्रकृत। फिर क्या हुआ, मराठा। आप देख रहे होंगे ना इस समय मराठा में बहुत, मतलब महाराष्ट्र में बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा था कि कोई मराठा नहीं बोल रहा तो उसे मार दिए थे, बिहार का कोई था तो मारे वारे थे। तो मराठा को दिया गया। अब मराठा को दिया गया
तो ममता दीदी गुस्सा आ गई, वो कही ऐ तो गलत बात है, मुझे भी दो, तो बंगाली को भी दे दिया गया, है ना? तो पाली, प्राकृत, मराठा, बंगाली और एक शायद असमीज है। आप कंफर्म करना अगर मैं गलत हूँगा तो। ये हल्का-सा मैं इस पे डाउट आ रहा हमको। एक 5वां लैंग्वेज है शायद असमीज। तमिल बोहे ताई है। सही है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ओके? तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था 71st से कौन-सा लैंग्वेज ऐड हुआ है? तो इसको आप कैसे याद करोगे? जब हमारा संविधान बना था तो उस समय 14 थे। फिर 1 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ। तो 14, 1, 15, 3, 18, 4, 22 अभी टोटल 22 लैंग्वेज है। तो 14 एक जो ऐड हुआ था ये था आपका सिंधी। कब ऐड हुआ था? 21st अमेंडमेंट से। फिर 3 ऐड हुआ था, जिसका मैंने आपको ट्रिक बताया था, कुछ ट्रिक याद आ रहा है आपको? संध्या, संध्या, मेनू, मेनू किसने एमबीडीएस बना? एमबीबीएस डॉक्टर जानते हैं आप लोग? तो एमबी एक और डॉक्टर होता है, एमबीडीएस होता है वो। संध्या मेनू किसने एमबीडीएस बनाया? तो मेनू मतलब क्या हो गया? एक सेकंड। संध्या मेनू किसने? तो संध्या मतलब सिंधी, मेनू मतलब हो गया मणिपुरी, किसने? कोंकणी, ने किसने? ने मतलब नेपाली, और 4 मतलब एमबीडीएस, एमबीडीएस। तो हो गया। एस से संथाली, डी से डोंगरी, बी से बोडो, एम से मैथिली। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये वाला, आपका सही हो जाएगा, है ना? जिसने भी सी किया है उसका सही है। बोलिए, समझ आया आपको? ये ट्रिक आपको याद रखना है। कोई नहीं, यहाँ पे आप गलत करिए पर एग्जाम में सही करना है। इसको बात करें, अमेंडमेंट की बात करें अगर, हल्का-सा ये भी देख लो आप, क्या पता याद होना चाहिए। 21st, 71st देख रहे हैं आप? 92, 21, 71, 92, 21, 71, 92 ये क्या है? अमेंडमेंट है संविधान में। चलिए, हु एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76, महान्यायवादी, महान्यायवादी। ये गवर्नमेंट को सलाह देते हैं। गवर्नमेंट को कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए तो ये इन्हीं के पास आते हैं, यही इनको सलाह देते हैं। और राज्यों में जो होता है उसका नाम बताइए आप लोग। सेम, महान्यायवादी तो सेंटर में है, ऐसे राज्यों में एक होता है, नाम बताइए आप लोग। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कि प्रवक्ता, प्रवक्ता कहते हैं। समझ आया आपको? तो ऐसे आपको याद रखना है। अगर आर्टिकल पूछ लेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। 79 में क्या है? 76 आपको पता है ना? तो इसमें 89 आप प्लस कर देना। तो 9, 6, 15 हासिल 1, 8, 7, 165 जो आर्टिकल हो जाएगा वो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया का हो जाएगा। समझ आया आपको? चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 34 का आंसर दो आप लोग। मतलब ये तो हो गया, मैं ही बता रहा हूँ। हु कैन अटेंड का हियर हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 35 जो कौन इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, तो आपका जो है ये तो है, ये तो है, इसका आर्टिकल है 324 से लेकर 329 तक है। इसका 280 मैंने बता ही दिया आपको। इसका है 263 आई थिंक होता है। हाँ, सेंटर स्टेट रिलेशन। फिर क्या है? प्लानिंग कमीशन है, ये आपका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कुछ याद आ रहा है आपको? और आपको एक चीज और पता होना चाहिए, 2015 में क्या होता है, हमारे देश में मोदी जी की सरकार बनती है और उसको रिप्लेस कर देते हैं नीति आयोग से। रट लो आप, रट लो। एक क्वेश्चन मैं और पूछूंगा,
नीति आयोग का फुल फॉर्म बताइए आप लोग, नीति आयोग का फुल फॉर्म बताइए जल्दी से। तो ये क्या है आपका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कि ये न लॉ से बना है, न कानून से बना है, किससे बना है? एग्जीक्यूटिव एक्शन से बना है। चलिए, इसका आंसर मैंने आपको बताया होगा। म्युनिसिपैलिटी के बारे में बात होती है आपका 9th ए। ओके, जिसने भी 9th ए किया उसका सही है। पंचायत का क्या होता है? पंचायत का तो 9th होता है। 9th ए किसका होता है? म्युनिसिपैलिटी का होता है। 9th बी किसका होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का होता है ना? चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथराइज्ड द प्रोविजन ऑफ सर्कुलर कंपोजिशन ऑफ पंचायत। आपको मैंने बताया था पंचायत कैसी बॉडी है, स्टेट लिस्ट में आता है, और स्टेट लिस्ट में आता है तो इस पे कानून कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर ही तो बनाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, 38 आपका क्वेश्चन है, फाइनेंस कमीशन के बारे में कौन सा ट्रू है? बस एक ही ट्रू है, क्योंकि ये संवैधानिक बॉडी है। जिसने भी बी किया उसका सही है। फिर क्या है? 73rd 74th अमेंडमेंट जो है इस किसके समय में था? तो आप लोगों ने अगर पीवी नरसिम्हा राव जी बताया होगा तो आपका आंसर सही है। एक मैं छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगा ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए, और वो जरूरी है। ध्यान से समझना आप लोग। अपने देश में ना जितने भी पीएम हुए हैं, इनकी एक ब्रीफ स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, स्पीड में ध्यान से सुनना आप लोग। 1951-52 में देश का पहला चुनाव होता है और हमारे देश के पीएम होते हैं नेहरू जी। फिर 1957 में दूसरा चुनाव होता है, आपको पता है कि 5 साल पर चुनाव होता है, फिर हमारे देश के पीएम बनते हैं नेहरू जी। फिर 1962 में तीसरा चुनाव होता है और इस समय हमारे देश के पीएम होते हैं, हालांकि इनकी डेथ हो जाती है ना, तो फिर बनते हैं, फिर इनकी डेथ हो जाती है तो कौन आते हैं उसके बाद? नहीं, इंदिरा गांधी के पहले एक पीएम होते हैं, छोटे-छोटे हाइट में थे। बताइए, शास्त्री जी, है ना? शास्त्री जी, ये देखने में छोटे थे। तो आपने ये देखा। तो नेहरू जी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि चाइना के साथ इनका क्या हुआ था? पंचशील, याद आ रहा है आपको? पंचशील, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, इन्हीं के समय में क्या बना था? इसरो, इसरो बना था ना 1962, याद रखना आपको। होमी जहांगीर भाभा, है ना? तो ये सारी चीजें। शास्त्री जी के समय क्या हुआ था? इन्हीं के समय चाइना के साथ युद्ध हुआ था, तो बेचारे क्या हुए थे? डिप्रेशन में आ गए और इनकी डेथ हो गई। शास्त्री जी का डेथ हुआ था ताशकंद, इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था और एक कजाकिस्तान गए थे ताशकंद, वहां पे इनकी डेथ हो गई थी और अभी तक ये मिस्ट्री बना हुआ है। इसके बाद इंदिरा गांधी जी आती हैं, 1967 में फिर एक इलेक्शन होता है और हमारे देश के पीएम बनती हैं इंदिरा गांधी। फिर 1972-3 में होता है इलेक्शन और फिर हमारे देश के पीएम बनती हैं इंदिरा गांधी जी। इसमें नारा देती हैं, गरीबी हटाओ का नारा देती हैं। इंदिरा गांधी जी आती हैं 1969 में, क्या करती हैं? 14 बैंक को नेशनलाइज कर देती हैं। ओके, 14 बैंक को नेशनलाइज कर देती हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया था? प्रीवी पर्स, मैंने आपको बताया था, प्रिंसली स्टेट को खुश करने के लिए पैसे दिए जाते थे, उसे अबोलिश कर दिया था। गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो ये सारा ऐसे पूछ लेता है। फिर ये क्या करती हैं? 1975 से क्या होता है 77 तक ये क्या करती हैं? देश में आपातकाल लगा देती हैं। समझ आया आपको? फिर इसके बाद आपातकाल लगता है, 1977 में इलेक्शन होता है और इस समय 1980 तक एक सरकार बनती है जो नॉन कांग्रेस थी। नॉन कांग्रेस की सरकार का नाम बताइए आप लोग? जनता पार्टी, है ना? पीएम कौन थे उस समय? पंचशील पीस के लिए था। पंचशील के बारे में बता दो। पंचशील आपका और 1954 में चाइना के साथ हुआ था कि हम एक दूसरे के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हिंदी चीनी भाई भाई, है ना? पंचशील क्या है? हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था। चलिए, फिर ये आपने देखा जेपी सिंह के जेपी सिंह करे जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो ये था। फिर ये लोग सरकार नहीं चला पाते हैं,
क्योंकि ये क्या थे, कोलिशन गवर्नमेंट थी, गठबंधन की सरकार थे, सभी के सभी पीएम बनना चाहते थे। तो देश के लोगों को लगता है कि ये सब नहीं चला पाएँगे, तो फिर से हमारे देश में इंदिरा गांधी जी की एंट्री होती है और 1984 तक ये हमारे देश की पीएम रहती हैं। 1984 में इनका असैसिनेशन हो जाता है और इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है ना? इन्हीं के समय में ऑपरेशन ब्लू स्टार जानते हैं आप लोग, जो सिख होते हैं, पंजाब में हुआ था, ये ब्लू स्टार ऑपरेशन चला था। फिर इसी समय 1984 में आपका हुआ था बंगाल गैस ट्रेजेडी, याद आ रहा है आपको? मेथिल आइसोसाइनेट, एमआईसी गैस वाला स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। फिर 1984 में जब ये कांड हुआ था, फिर इसके बाद इनके बेटे जो होते हैं राजीव गांधी, उनकी सरकार बनती है और इनको इतना जबरदस्त सिंपैथी वोट मिल जाता है और ये बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में सरकार चुन के आते हैं और 1989 तक हमारे देश में कौन होते हैं? राजीव गांधी जी होते हैं। राजीव गांधी जी आते हैं, इस समय ये बेचारे 1989 में इलेक्शन हार जाते हैं क्योंकि इन्होंने कई सारे ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से इनको हारना ही था। जैसे जब मेथिल आइसोसाइनाइड गैस ट्रेजेडी हुआ था, तो इसमें जो एक बंदा था वो मुस्लिम था और उसकी वजह से लीक हुआ था, उसको बचाने के चक्कर में इनकी इमेज खराब हुई। दूसरा शाहबानो केस हुआ था। शाहबानो केस में क्या था कि उसको जो डिवोर्स हो गया था, तो डिवोर्स होने के बाद क्या हुआ था कि उसको क्या देते हैं, एलिमनी अमाउंट देते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ठीक है, तुम उसको अमाउंट दोगे, लेकिन ये क्या करते हैं, एक ऐसा कानून बना देते हैं कि नहीं भाई, सिर्फ 90 दिन तक दिया जाएगा, फिर नहीं देंगे। तो इससे भी लोगों की नजर में इनका इमेज खराब हुआ। अपीजमेंट आप मुस्लिम वोटर्स को ऐसे करने के लिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही बदल दिया। फिर तीसरा, अभी आपने बताया, कोमल जी ने बताया, राजीव गांधी श्रीलंका में पीस कीपिंग, श्रीलंका में लिट्टे जानते हैं ना, तो वहां पे पीस कीपिंग फोर्स शुरू किया था, तो ये बेचारे हार जाते हैं। क्यों? 1999 89 में फिर इलेक्शन होता है और 91 तक छोटे-छोटे 6-6 महीने के पीएम बने रहे थे क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं था, किसी को मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही थी। 1891 में सरकार बनती है और 1895 तक के 96 तक ये सरकार चलती है और ये किसकी सरकार थी? अभी आप लोगों ने बताया था, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी थी। आपको पता है 1890 में एलपीजी भारत ने अपनाया था। एलपीजी जानते हैं आप लोग? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया गया था, तो और प्राइवेटाइजेशन को इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा। तो ये सारी चीजें थी। फिर हमारे देश में एंट्री होता है कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी वो एलपीजी गैस नहीं है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो ये कौन थे? ये सबसे पहले 13 दिन के पीएम बने थे। 13 दिन के लिए पीएम बने थे। फिर बनते हैं 11 महीनों के लिए पीएम बनते हैं। फिर ये फाइनली 5 साल फुल टर्म का पीएम बनते हैं। ओके, क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि इनकी मेजॉरिटी नहीं थी और जो इनको सपोर्ट कर रहे थे पीछे से हाथ खींच ले रहे थे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी 1899 से लेके 2004 तक, सॉरी 1999 से 2004 तक पीएम होते हैं। फिर 2004 से लेके 2014 तक कांग्रेस की सरकार होती है। फिर 2014 से लेके अभी तक हमारे देश में किसकी सरकार चल रही है? ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी आई थिंक। मोदी जी। तो आपने देखा किस तरीके से जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, कैसे इनका सीक्वेंस है, आपको कुछ बेसिक आइडिया लगा होगा। अरे फेंकू मत बोलिए। फेंकना भी एक कला है और ये कला सबको नहीं आती है। चलिए, तो ये हमने सारी चीजें देखा पीएम के बारे में। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 40 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। विलेज पंचायत आप लोग जानते हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 आप लोग जानते हैं, इसको आप कैसे याद करोगे? 40 लोगों का गांव था, एक गांव था, उसमें 40 लोग रहते थे और वो 40 लोग जो थे बहुत ही अच्छे थे। तो 40 लोगों का एक गांव था, है ना? चलिए, तो अब 10 क्वेश्चन और है, स्पीड में करते हैं, स्पीड में हम खत्म करने वाले हैं। चलिए, तो आप लोग स्पीड में आंसर दीजिए। 41 का आंसर दीजिए आप लोग।
शेड्यूल जो है फंक्शन ऑफ द असाइन टू पंचायती राज। ओके चलिए 42 का आंसर दीजिए आप लोग। हाई कोर्ट जो एज उनका रिटायरमेंट की एज क्या होती है? हाई कोर्ट के जो जज होते हैं रिटायरमेंट की एज। चलिए 43 का आंसर दीजिए। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कस्टोडियन कौन होता है, मतलब कि उसका रक्षक कौन होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? 4 ऑप्शन है, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट। 44 का आंसर दीजिए आप लोग। जो पावर टू इंक्रीज नंबर ऑफ जजेस, जो नंबर ऑफ जज होते हैं ना, आपको पता है जो हमारा देश का संविधान बना था उसमें 7 जज थे। अभी हमारे देश में 34 जज हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये कौन होता है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। जज को इंक्रीज करने का पावर किसके पास है, नंबर। चलिए 45 का आंसर दीजिए आप लोग। स्टेट असेंबली का इलेक्शन कौन कराता है? स्टेट असेंबली का इलेक्शन कौन कराता है? 46 का आंसर दीजिए आप लोग। हाउ लॉन्ग मिनिस्टर कंटिन्यू विदाउट बीइंग इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली? आपको ये बताना है कि कोई भी मिनिस्टर कितने महीनों तक रह सकता है बिना इलेक्ट हुए। 1 ईयर, 6 मंथ, 3 ईयर, 3 मंथ। क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे है, इसका आंसर दो। जो विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली होता है राज्यों में, प्रोलॉग कौन करता है? आपको मैंने बताया था समन एंड प्रोलॉग। समन क्या होता है, बुलाना। प्रोलॉग क्या होता है, स्थगित करना, है ना। ये आपको याद रखना है। फोर्टी एट का आंसर दो आप लोग। स्टेट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ। जो विधानसभा के मेंबर होते हैं किसके चुनाव में भाग लेते हैं, किसके किसके चुनाव में इनका योगदान होता है? जो एमएलए होते हैं इनका चुनाव किसके किसके चुनाव में होता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ राज्यसभा और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। बी। चलिए देख लेते हैं। 49 का आंसर दो आप लोग। फोर्टी नाइन में क्या पूछ रहा है कि जो हाउ मेनी मेंबर नॉमिनेट, कितने मेंबर को नॉमिनेट करता है गवर्नर जो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, कितने मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है? आपको पता है प्रेसिडेंट कितने करते हैं? प्रेसिडेंट तो 12 करते हैं राज्यसभा में, ऐसे गवर्नर भी करता है। 50 का आंसर। किन किन राज्यों में बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, बताइए किस राज्य में बाई कैमरल नहीं है? 51 एक क्वेश्चन और है, ये आखिरी है। 51 का आंसर आपको ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। मैक्सिमम किस राज्य में सबसे ज्यादा मेंबर किस में है, मतलब ये आपको बताना है कि एमएलए जो है सबसे ज्यादा किस राज्य में। बस ये एक और कौन गवर्नर के केस में क्या इसमें ट्रू नहीं? स्टेट में जो गवर्नर होता है राज्यपाल, उसके केस में क्या ट्रू नहीं है? His part of state legislature can pardon death of sentence, does not appoint judges of the state high court, या has no emergency power. ओके तो चलिए एक बार सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और जो पहला आंसर है आपका 1 सेकेंड। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 73rd, तो 73rd से क्या आया था,
कहाँ गया 11th शेड्यूल। 74 से क्या आया था 12th शेड्यूल, सिंपल सा था, है ना? आपको पता है ये। और आपको क्या पता है, सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था, इससे आया था 9th शेड्यूल, और एंटी डिफेक्शन लॉ वाला हुआ था 1985 में, है ना? 52 अमेंडमेंट, इससे क्या आया था 10th शेड्यूल आया था। एज ऑफ रिटायरमेंट क्या होती है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी होती है 65 साल, और हाई कोर्ट चूंकि ये छोटा है ना, सुप्रीम कोर्ट से छोटा छोटा भाई है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का छोटा भाई है, ये क्या हो जाएगा 62 ईयर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से याद करेंगे। फिर हम देखेंगे कस्टोडियन क्या होता है, हु इज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी अगर भारतीय संविधान की बात आएगी तो आपको सुप्रीम कोर्ट ही दिखेगा। चलिए, इंक्रीज करने का पावर किसके पास है, जजेस को। भाई एक ही कर पाएगा, हमारे देश का पार्लियामेंट ही तो करेगा। पहली चीज, हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट का सीटिंग होता है कहाँ होता है, दिल्ली में होता है, आप सबको पता है। पर पार्लियामेंट इसकी सीटिंग कहीं और भी करा सकती है, मतलब कहीं और भी चेंज करा सकती है। ओके, और एक चीज आपको बता दूं, दिल्ली में तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट है, और दिल्ली क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट है। पर दोनों चीज एक ही है, दिल्ली के केस में दोनों एक ही जगह है, वो आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे, स्टेट असेंबली का इलेक्शन कौन कराता है, इसका इलेक्शन जिसने भी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किया उसका सही है। स्टेट इलेक्शन किसका चुनाव कराता है, पंचायती राज का और नगर पालिका का, इन दोनों का इलेक्शन कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। अगला क्वेश्चन था, हु कैन लॉक द मिनिस्टर। 6 महीने तक आप मिनिस्टर रह सकते हो बिना इलेक्ट हुए, ये कहीं भी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। फिर क्या है, प्रोलॉग क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, समन, समन मतलब सेशन को बुलाना, तो ये प्रेसिडेंट और गवर्नर करता है। फिर क्या होता है, एडजर्न होता है, एडजर्न क्या होता है, सेशन चल रहा है तो चलो भाई ब्रेक हो गया, जाओ चाय पानी पी के आओ, या सेशन अब कल करेंगे, तो ये होता है एडजर्न। फिर होता है एडजर्न सिनेडाई। सिनेडाई मतलब क्या होता है कि अनिश्चित काल के लिए, यहाँ पे क्या हुआ कि बता देंगे भाई चलो 2 दिन की छुट्टी है, आराम कर लो, परसों से सेशन शुरू करेंगे। यहाँ पे सेशन को एडजर्न तो कर दिया पर आपको टाइम नहीं बताया, तो ये होता है एडजर्न सिनेडाई। तो ये कौन करता है, तो ये अभी आगे बताते हैं। फिर तीसरा होता है सब एडजर्न सिनेडाई प्रोलॉग। प्रोलॉग का मतलब ये होता है कि सेशन को खत्म कर दो, जैसे विंटर सेशन है ना, मानसून सेशन, बजट सेशन, तो सेशन को खत्म कर दो। और डिजोल्व क्या होता है, डिजोल्यूशन क्या होता है, डिजोल्व, इसका मतलब क्या होता है कि पूरे पूरे मतलब कि जो आपकी बॉडी, क्या कहते हैं इससे, चले अभी इसको बता रहे हैं, एक सेकंड। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस किया है ना, जो समन होता है ये करेगा आपका प्रेसिडेंट गवर्नर, अर्जन करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप लोग जानते हैं जो भी होते हैं। ओके, हाँ हाँ। डिजॉल्व मतलब होता है कि पूरा असेंबली ही वो खत्म कर दिए, मतलब जो भी एमपी एमएलए वो होते हैं ना, वो खत्म कर देते हैं। अर्जन सिनेडाई क्या होता है, ये दोनों काम करेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सॉरी, अर्जन और अर्जन सिनेडाई कौन करेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और प्रोलॉग कौन करता है, ये करता है प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो जिसने भी ये वाला आंसर दिया है, प्रोलॉग कौन कर रहा है, गवर्नर, तो ये उसका सही हो गया होगा, है ना? इसका मतलब जैसे होता है, जैसे लोकसभा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, अब आपका नया चुनाव होगा, अब आपका न्यू चुनाव होगा, भंग करना कहते हैं, डिजॉल्व मतलब भंग करना, अब आपका नया चुनाव होगा। ओके, और यहाँ पे प्रोलॉग का मतलब क्या होता है कि जैसे बजट सेशन है, तो अब बजट सेशन खत्म हो गया, अब आपका शुरू होगा, आपका मानसून सेशन शुरू होगा। तो यहाँ पे एक सेशन खत्म हो गया, है ना? तो आप आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन था, स्टेट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ। आपको बताना है कि जो विधानसभा होता है किसके किसके चुनाव में भाग लेता है।
तो प्रेसिडेंट के मेंबर आप राज्यसभा, और ये वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कोई रोल नहीं होता है, तो 2 कट कर दीजिए, 2 1 3 4 1 3। तो आपका ये बी वाला, जिसने भी बी किया उसका सही हो गया। कैसे, एक बार मैं बता दे रहा हूँ। जो राष्ट्रपति होते हैं ना, उनके चुनाव में कौन-कौन भाग लेता है? इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर आप कौन होते हैं? लोकसभा प्लस राज्यसभा। इलेक्टेड मेंबर आप होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस इलेक्टेड मेंबर आप यूनियन टेरिटरी में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है ना, जैसे दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तो ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को में क्या होता है? जो प्रेसिडेंट को हटाता है, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा के दोनों इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों मेंबर वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं, और यही लोग क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को हटाते हैं। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा 1/6। प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है? 12। कौन-कौन से फील्ड होते हैं? आर्ट, लिटरेचर, सोशल, सर्विस, है ना? तो ये फील्ड हो गया। फिर क्या होता है? बाइकैमरल कहाँ नहीं है? तो इसको क्या हो जाएगा? यूपी तेल बेचकर अंधा महान बना, तो यूपी तेल तेलंगाना बेचकर बिहार, महाराष्ट्र कर, ये नहीं है, तो ये आपका जिसने भी डी किया उसका सही हो गया। फिर क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मैक्सिमम मेंबर? तो सबसे ज्यादा होते हैं यूपी में। सबसे कम बताइए, सबसे कम एमएलए किस राज्य में है? सबसे कम एमएलए किस राज्य में है? नहीं नहीं, गोवा तो नहीं होगा आपका, सिक्किम। सिक्किम में आपके हैं 32, ओके। गोवा में आपके हैं 40, मिजोरम में आपके हैं 40। तो सबसे कम आपका हो गया सिक्किम। तो सबसे कम और सबसे अधिक वाला आपको याद रखना है, सिक्किम आपको याद रखना है। सिक्किम भारत में कब ऐड हुआ था? 1975 में। मैंने आपको बताया था चोग्याल, चोग्याल डायनेस्टी कुछ याद आ रहा है भारत का? सबसे पहले यहीं पे चुनाव हुआ था, भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले ही हो गया था। तो सिक्किम आपको याद रखना 1975, देश में आपातकाल लगा था, उसके उसी समय ये सारा काम हुआ था। 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 2A यूनियन और उसके टेरिटरी, उसके तहत कौन, इसका क्या है? स्टेट गवर्नर के केस में कौन सा ट्रू नहीं है? तो हिज पार्ट, ये तो भाई वैसे गलत हो गया। ही कैन पार्डन, ये काम सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है ना? तो बाकी आपका सही है। जैसे आपको पता है प्रेसिडेंट किसका भाग होता है? पार्लियामेंट का होता है। वैसे ये गवर्नर जो होता है विधानसभा का होता है, इसके पास इमरजेंसी पावर नहीं होता है। चलिए सभी लोग बताइए, 52 में से आपने कितने सही किए? आउट ऑफ 52 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? वाह, स्कोर आप लोगों ने अच्छा किया। मतलब अगर हम देखें तो आप लोग सभी लोगों ने 70% तक के अराउंड आपने अच्छा स्कोर किया। तो चलिए, ये अच्छी बात है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर है। तो पॉलिटी में ये अच्छी बात है कि आपको आ रहा है, अच्छा खासा आ रहा है। अगर आप इतना कर ले रहे हैं तो बहुत है। तो आज के हमारे जो टॉपर हैं, राजकुमार जी फर्स्ट आए हुए हैं। आज चंचल मैम ने बहुत अच्छा किया है, 37 आपने सही कर दिया है। आज नहीं पता कैसे सही होता कैसे नहीं, आपको नोट करना था ना, इससे आपको अपना प्रोग्रेस पता चलता है। कोई नहीं, तो फाइनली आज हमने किया है, और कल हम हल्का सा करंट अफेयर करने वाले हैं। शुभलक्ष्मी जी ने 39 ला के दूसरा स्कोर हासिल किया है, आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और एक हमारा आज नए हैं डॉक्टर खेमेंद्र जी, आपने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है। आपने पॉलिटी क्लास तो की नहीं होगी, फिर भी आपने अच्छा स्कोर किया है। कोई नहीं, बस आप लोग करते रहिए, रिवीजन के बारे में नहीं।
रिवीजन कोई नहीं, बस आप क्लास करते रहो, सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। आपका जो मेन सब्जेक्ट है ना उस पे आप ज्यादा फोकस करिए और जीएस बस 1-2 घंटे देते रहिए। बाकी जो और भी अदर एग्जाम होंगे वहां भी आप अच्छा कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब कल मिलते हैं करंट अफेयर के साथ। गुड नाइट। राजकुमार जी ने सही बताया, 2 बार सुनिए। चलिए, ओके, गुड नाइट।